नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड वीक ऑफ नवंबर के सभी करंट अफेयर्स। नवंबर के तीसरे हफ्ते के सारे करंट अफेयर यहाँ पर देखने वाले हैं। मैंने आपको यहाँ पर फर्स्ट वीक भी करा दिया है, सेकंड वीक भी हमारा हो गया और ये थर्ड वीक के करंट अफेयर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ये पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 आपको मिलेगा कल सुबह 9 बजे। आप इन करंट अफेयर को जो है वो देख सकते हैं हर मंडे। मैं हर मंडे को जो है वो यहाँ पर आपके लिए करंट अफेयर लेकर आता हूँ। बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, तो आप पूरे करंट अफेयर को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए, समझिए, याद रखिए और अपने दोस्तों के साथ भी जो है वो शेयर कीजिए। तो फटाफट जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और शुरू करते हैं आज के सेशन को। शुरुआत करने के पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। जो यूपीएससी सीएससी एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए अनअकैडमी यहाँ पर लेकर आया है ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट। पेपर 1 के लिए, जीएस के लिए जो पेपर होता है उसके लिए आपके यहाँ पर मॉक टेस्ट आयोजित कराया जाएगा, जो कि होगा 1st, 10th, 25th और 30th नवंबर को। साथ में आपके यहाँ पर टॉप 50 रैंकर्स को मिलेंगे एक्साइटिंग प्राइजेस और स्कॉलरशिप्स। तो ये आपका जो एग्जाम है वो होगा सुबह 10 बजे। तो आप जो है इस एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और आपको ये टेस्ट क्यों नहीं मिस करना चाहिए, तो आपकी सबसे पहले तो इसमें ऑल इंडिया रैंक डिसाइड होगी। इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स उन्होंने इसको बनाया हुआ है, एनालिसिस इसकी जो है वो कराई जाएगी। साथ में यदि आप इस एग्जाम को देते हो, इस मॉक टेस्ट को देते हो जो कि बिल्कुल फ्री है, तो आपको डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगी और स्कॉलरशिप्स एंड प्राइजेस भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आपको लिंक मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। आप जो है वो 1 नवंबर, 10 नवंबर, 25 नवंबर और यहाँ पर 30 नवंबर को ये टेस्ट दे सकते हैं, जहाँ पर करंट अफेयर का टेस्ट जो कि हो चुका है, यहाँ पर पेपर 1 जीएस का, पेपर 1 जीएस के 2 टेस्ट होंगे और पेपर 2 सी सेट का यहाँ पर आपका एग्जाम होने वाला है, मॉक टेस्ट होने वाला है। यदि हम यहाँ पर बात करें प्राइजेस और स्कॉलरशिप्स की, तो आपको यहाँ पर जो है 15 लाख तक के इनाम है। तो यहाँ पर टॉप रैंक जो 1 से 3 तक रहेंगे उनको यहाँ पर मिलेगा 6 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन यूपीएससी कैटेगरी में। फर्स्ट रैंक से लेकर 10th रैंक वालों को यहाँ पर 10,000 रुपये का वाउचर मिलेगा। 11th रैंक से 30th रैंक वालों को 5,000 रुपये का अमेजॉन वाउचर और 31 से लेकर 50 तक की जिनकी रैंक आती है उनको 3,000 रुपये का अमेजॉन वाउचर यहाँ पर दिया जाएगा। साथ में सिलेबस आप बहुत अच्छे से पता है, पेपर 1 का सिलेबस जहाँ पर करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, इकोलॉजी और साइंस के क्वेश्चन जो है वो आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो जाइए आप यहाँ पर एनरोल कर लीजिए। इस तरीके से आपको यहाँ पर डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट मिलेगी। सारी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाइए और वहाँ पर फ्री में जो है वो एनरोल कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। MOEF एंड CC ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 2017 की अधिसूचना के तहत पश्चिमी घाट के 6 राज्यों के क्षेत्र को ESA घोषित किया था। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है, पश्चिमी घाट विशेषज्ञ पैनल को गॉडविल समिति और उच्च स्तरीय कार्यबल समूह के नाम से भी जाना जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, केवल और केवल 2 यहाँ पर सही है। पश्चिमी घाट विशेषज्ञ पैनल को गॉडगिल समिति और उच्च स्तरीय कार्यबल समूह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट विशेषज्ञ पैनल जो बनाई गई थी उसको गॉडगिल समिति और उच्च स्तरीय कार्यबल समूह के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में केरल स्थित एक एनजीओ ने 2018 की अधिसूचना को चुनौती दी है, जिसके तहत पश्चिमी घाट के 6 राज्यों के क्षेत्रों को ESA घोषित किया गया था। ESA मतलब क्या है? इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। ठीक है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जो है यहाँ पर घोषित किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना की शुरुआत 2007 में की गई थी। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो फिर इसमें सही क्या होने वाला है? तो सही इसमें होगा, हाल ही में इसे जारी रखते हुए 2024-25 तक की अवधि के लिए 8100 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है और इसको 2007 में नहीं बल्कि 2006 में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग से शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य आधारभूत संरचना के विकास हेतु सहायता करना है। तो यहाँ पर आप उसको ध्यान में रखिएगा। ये जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना है, इसकी शुरुआत 2007 में नहीं बल्कि 2006 में की गई थी, याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स, नेटफ्लिक्स और अमेज़न जैसे
अन्य ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म सेवा प्रदाताओं को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने की घोषणा की गई है। अभी तक भारत में इन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध डिजिटल डेटा को नियंत्रित करने हेतु कोई कानून या स्वायत्त निकाय नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर सही है। मतलब कि हाल ही में ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स, नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन जैसे अन्य ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म जो हैं, सेवा प्रदाताएं जो हैं, उनको सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने की घोषणा की गई है। ये बिल्कुल सही है। अभी तक भारत में इन सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध डिजिटल डेटा को नियंत्रित करने हेतु कोई भी कानून या कोई अलग से एजेंसी यहाँ पर नहीं थी, याद रखना। अभी हमने देखा बहुत सारी इसके ऊपर बहस भी चल रही है। ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है जो जनता को पसंद नहीं आ रहा है, जो हमारी राष्ट्रीय जो सुरक्षा होती है उसके लिए भी खतरा कई बार बन जाता है। तो इस चीज़ को जो है अब देखा जाएगा यहाँ पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, याद रखिएगा। हाल ही में इनको इस मंत्रालय के अंतर्गत लाने का उद्देश्य इन पर उपलब्ध डेटा को नियंत्रित करना है। अभी तक ये IT एक्ट 2000 के तहत आते थे, किंतु किसी मंत्रालय का प्रभावी नियंत्रण इन पर नहीं था, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत और मालदीव के मध्य ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के लिए $100 की वित्तीय सहायता देने का समझौता किया गया है। यह परियोजना मालदीव की सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना होगी। आपको बताना है कि ऊपर दिए दोनों पॉइंट में से कौन सा सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा एक और दो दोनों यहाँ पर सही है, याद रखिएगा। इस परियोजना के तहत मालदीव की राजधानी माले को 3 द्वीपों बिलिंगली, गुल्फीफाहू और थिलाफूसी से जो है वो जोड़ा जाएगा। इसको आप ध्यान रखना। और हाल ही में भारत और मालदीव के मध्य ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के लिए जो है वो समझौता किया गया, जो कि ये जो परियोजना है ये मालदीव की सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना होने वाली है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, मावेली मेंढक किस क्षेत्र में पाया जाता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट या फिर हिमालय में? आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट में। जो मावेली मेंढक होता है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है? वो आपके पश्चिमी घाट में पाया जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। मावेली मेंढक जो है वो पश्चिमी घाट में आपको देखने को मिल जाएगा। हाल ही में इसे केरल का आधिकारिक उभयचर घोषित किया गया है। ठीक है, एम्फीबियन ऑफ केरला इसको घोषित किया गया है। इसे केरल का आधिकारिक उभयचर जो है वो घोषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो यूजफुल रहने वाला है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बायोस्फीयर रिजर्व को WNBR में शामिल किया गया है? कान्हा, नीलगिरी, नंदा देवी या फिर पन्ना? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पन्ना। हाल ही में जो है वो यहाँ पर पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसको WNBR में शामिल किया गया। इसको आप ध्यान रखना। इस नेटवर्क में शामिल होने वाला ये मध्य प्रदेश का तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फवैमुला बायोस्फीयर रिजर्व किस देश में स्थित है? कनाडा में, अमेरिका में, ब्राज़ील में या आपके मालदीव में? तो राइट आंसर क्या होगा? फवैमुला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ पर मिलेगा आपको? मालदीव में स्थित है। ऐसे जो भी बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, दुनिया की बहुत सारी चीज़ें जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ कहाँ पर है, ये आइलैंड कहाँ पर है, ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, नेशनल पार्क कहाँ पर है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन पढ़कर जरूर जाइए। नेशनल पार्क कवर कर लीजिए, बायोस्फीयर रिजर्व कवर जो है वो आप कर लीजिए। हाल ही में किस स्थान पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? जयपुर, दिल्ली, शिमला या फिर जम्मू में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाल ही में जो है वो किस स्थान पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो वो किया गया है दिल्ली में, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में जापान ने 6G उपग्रह लॉन्च किया है। यह दुनिया का दूसरा इस तरह का उपग्रह है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका।
हाल ही में चीन ने जो है वो 6G उपग्रह, जो 6G सैटेलाइट है, वो किसने लॉन्च किया है? वो किया है चाइना ने। इसको आप ध्यान रखना। जो दुनिया का इस तरह का पहला उपग्रह है, पहला सैटेलाइट है जो कि 5G से 100 गुना हो सकता है। ठीक है, 5G से 100 गुना ज़्यादा जो है वो यहाँ पर स्पीड हो सकती है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। 6G सैटेलाइट जो है वो चाइना के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया, इसको आप ध्यान रखना। साथ में सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइए सबसे पहले 5G जो है वो किस देश में आया था। ठीक है, सबसे पहले 5G किस देश में आया था, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत 14 नए उपायों की घोषणा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने की है। इनका उद्देश्य केवल स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित आधारभूत संरचना का विकास करना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। मतलब कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल गलत हैं। तो फिर सही क्या होगा? सही यहाँ पर है, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ने, हेल्थ एंड वेलफेयर नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, हमारी वित्त मंत्री कौन है? सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो, आप लोग कमेंट में बताओ जल्दी से मुझे। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ने 12 उपायों की घोषणा की है जिसका उद्देश्य कोविड-19 के कारण प्रभावित हुई भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देना है। साथ ही अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने हेतु 2.65 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की भी घोषणा करना यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ने घोषणा की है, याद रखेंगे। और मुझे कमेंट में भी बताइए हमारी फिनांस मिनिस्टर या वित्त मंत्री कौन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NIIF के तहत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु 2025 तक 1.1 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। आगामी वित्त वर्ष 2021 के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय की व्यवस्था की जाएगी। नीचे दिए गए प्रयोग कर आपको जो है वो बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। NIIF के तहत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु 2025 तक 1.1 लाख करोड़ रुपए जो है वो जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ में यदि हम यहाँ पर बात करें हम इस करंट अफेयर को क्यों पढ़ रहे हैं, तो अभी हाल ही में घोषणा की गई है कि आगामी वित्त वर्ष 2021 के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ नहीं 10,000 करोड़ के अतिरिक्त परिव्यय की व्यवस्था की जाएगी। याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में FCRA के नियमों में बदलाव करते हुए किसी भी संगठन को स्वयं की पंजीकृत कराने हेतु कम से कम 4 वर्ष से अस्तित्व में होना आवश्यक है। उस संगठन ने समाज के लाभ के लिए गत 3 वर्षों के दौरान अपनी मुख्य गतिविधियों पर न्यूनतम 15 लाख रुपए जो है वो खर्च किए हों। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो फैक्ट सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो सही क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दो यहाँ पर सही है। यदि हम यहाँ पर बात करें तो FCRA ने जो है यहाँ पर बोला है उस संगठन ने समाज के लाभ के लिए गत 3 वर्षों के दौरान अपनी मुख्य गतिविधियों पर न्यूनतम 15 लाख रुपए खर्च किए होंगे। ये बिल्कुल सही फैक्ट है। हाल ही में FCRA 2010 नए नियमों को अधिसूचित किया गया है जिसके तहत किसी भी संगठन को स्वयं को पंजीकृत कराने हेतु कम से कम 3 वर्ष से अस्तित्व में होना आवश्यक है। 4 नहीं बल्कि 3 वर्षों से जो है वो आप अस्तित्व में रहे हो। साथ ही असाधारण स्थितियों में केंद्र सरकार को किसी भी संगठन को इन शर्तों से छूट दे सकती थी। इसको आप ध्यान रखिए, छूट दे सकती है, इसको आप यहाँ पर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। RBI के द्वारा फॉरकास्ट जारी किया जाता है किंतु पहली बार आधुनिक प्रणाली का उपयोग कर नाउकास्ट यहाँ पर जारी किया गया है। RBI के मुताबिक मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था तकनीकी मंदी में प्रवेश कर सकती है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर आपको सही उत्तर का चयन करना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। ठीक है, तो आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो फॉरकास्ट यहाँ पर जारी किया जाता है, किंतु पहली बार आधुनिक प्रणाली का उपयोग कर नाव कास्ट जारी किया गया। ये आपके एग्जाम में 101% आएगा, मानकर चलिए आप। आरबीआई के मुताबिक मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था तकनीकी मंदी में प्रवेश कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर आरबीआई का कहना है कि इस तिमाही में जो है वो जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी है, ये मंदी में जा सकती है। और यदि ऐसा होता है तो ये 70 साल में पहली बार ऐसा होगा कि भारत जो है वो रिसेशन में आ जाएगा, मंदी की चपेट में आ जाएगा। जबकि पूरी दुनिया में जब मंदी थी तब भी हमारे यहाँ मंदी नहीं थी, और इस बार ऐसा लग रहा है कि मंदी आ सकती है। तो ये दोनों फैक्ट आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। आरबीआई ने मौजूदा वर्ष की दूसरी तिमाही में भी जीडीपी के संकुचन रहने का अनुमान लगाया है। जब किसी देश को की लगातार 2 तिमाहियों में संकुचन देखने को मिले तो उसे तकनीकी मंदी के नाम से जाना जाता है। टेक्निकल रिसेशन जो है वो उसको कहा जाता है, याद रखना। साथ में मैं आप लोगों को एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ कि हमारा जो है वो पेज आपको फेसबुक पर भी मिल जाएगा, तो आप फेसबुक पर जाकर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ऑल इंडिया गुरुजी लिखकर आप सर्च कीजिए, हम आपको फेसबुक पर भी मिलेंगे, हम आपको इंस्टा पे भी मिलेंगे, हम आपको टेलीग्राम पर भी मिलेंगे। सभी जगह हमारी जो है वो आपको आईडी मिलेगी, आप जाकर फॉलो कर लीजिए और वहां पर आपको नई नई चीजें जो है वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आसियान भारत कार्य योजना को 2021 से 2025 की अवधि के लिए लागू करने पर विचार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य शांति, प्रगति और साझा समृद्धि के लिए भारत आसियान सामरिक भागीदारी कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शन करती है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। केवल एक सही है, केवल 2 यहाँ पर सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। आसियान भारत कार्य योजना को 2021 से 25 की अवधि के लिए लागू करने पर विचार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य शांति, प्रगति और साझा समृद्धि के लिए भारत आसियान सामरिक भागीदारी के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शन करती है। दोनों फैक्ट यहाँ बिल्कुल सही हैं। हाल ही में 17वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आभासी रूप में आयोजित किया गया है। साथ ही सम्मेलन में आसियान भारत कनेक्टिविटी का समर्थन करने के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन के भारत के प्रस्ताव को दोहराया है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर आपको फिर से विचार करना है। स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना को भारत सरकार द्वारा भारत की स्वतंत्रता के 50वें वर्ष के उपलक्ष्य में जो है वो शुरू किया गया है। इस योजना के तहत चयनित वैज्ञानिकों को 25,000 रुपये प्रतिमाह की फेलोशिप 5 वर्ष तक प्रदान की जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर देना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना को भारत सरकार द्वारा भारत की स्वतंत्रता के 50वें वर्ष के उपलक्ष्य में शुरू किया गया और इस योजना के तहत चयनित वैज्ञानिकों को 25,000 रुपये की फेलोशिप जो है वो प्रतिमाह 5 वर्ष तक प्रदान की जाती है। दोनों फैक्ट बिल्कुल सही हैं, याद रखेंगे। साथ में हाल ही में इस योजना के तहत 21 वैज्ञानिकों का चयन किया गया है। इस योजना का उद्देश्य है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रमुख क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिकों को विशेष प्रोत्साहन देना है, याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना ये स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना। 50वां वर्ष जब हमारा स्वतंत्रता का हुआ था तब जो है इस योजना को शुरू किया गया था, जिसमें 25,000 रुपये प्रतिमाह जो है वो फेलोशिप दी जाती है। कुछ वैज्ञानिकों को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है, जिसमें इस बार जो है वो 21 वैज्ञानिकों का यहाँ पर चयन किया गया है, याद रखेंगे सभी लोग। प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित INS वगीर कौन से नंबर के स्कॉर्पियन है? 3, 4, 6 या फिर 5? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5। प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित INS वगीर कौन से नंबर की स्कॉर्पियन है? तो वो 5वें नंबर की स्कॉर्पियन है। इसको आप ध्यान रखना। INS वगीर को हाल ही में मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में लॉन्च किया गया। ठीक है, मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में जो है वो INS वगीर को यहाँ पर लॉन्च किया गया। इसको आप ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं कि आपसे पूछा जाएगा, बताइए अभी हाल ही में कौन सी नई स्कॉर्पियन जो है पनडुब्बी को यहाँ पर शामिल किया गया, तो आपको बताना पड़ेगा INS वगीर। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, पूछा जाएगा मझगांव डॉकयार्ड
यार्ड कहाँ पर है, तो आपको बताना पड़ेगा मुंबई। तो मैं आपको जितने जो करंट अफेयर पढ़ाता हूँ इसमें बीच बीच में जो फैक्ट आते हैं ना वो आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो आप बहुत ध्यान से इनको कम से कम बैठकर सुनो। 10 से 15 मिनट आपको बैठना होता है, आराम से बैठकर सुनिए, आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो एक नंबर आपको यहीं से मिलता है, 2 नंबर आपको यहीं से मिलता है, जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है, आपको सक्सेसफुल बनाता है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिप बबल नेस्ट फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम क्या है? रोहिनीस क्लासस बिटेसी, रोहिनी क्लासस बिट्टी, रोहिनी क्लासस बीटी या रोहिनी क्लासस किसालस विटेरस। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, रोहिनी किसालस विटेरस। ठीक है, स्ट्रिप बबल नेस्ट फ्रॉग जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रोहिनी किसालस विटेरस। इसको आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो है इसको देखा गया है, इसलिए इसको हमने करंट अफेयर में यहाँ पर शामिल किया हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेक्के टाइगर रिजर्व ग्रीन सोल्जर्स के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है। ऐसे वन कर्मचारी जो अपर्याप्त स्वास्थ्य कवरेज के साथ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करते हैं ग्रीन सोल्जर्स के नाम से जाने जाते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। पेक्के टाइगर रिजर्व जो है वो ग्रीन सोल्जर्स के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके सभी एग्जाम्स में ये पूछा जाएगा। ऐसे वन कर्मचारी जो अपर्याप्त स्वास्थ्य कवरेज के साथ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करते हैं ग्रीन सोल्जर्स के नाम से उनको जाना जाता है। तो ग्रीन सोल्जर्स किन्हें कहा जाता है? ऐसे वन कर्मचारी जो अपर्याप्त स्वास्थ्य कवरेज के साथ जो है वो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करते हैं उनको ग्रीन सोल्जर्स कहा जाता है। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों जो है वो यहाँ पर सही हैं। साथ में यदि हम बात करें, हमने इसको चर्चा किया, क्यों यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो उन्हें बीमा कवरेज राशि जो है वो 9 माह तक के लिए 1 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है तथा कुछ कर्मचारियों के लिए 50,000 तक देने की बात यहाँ पर की गई है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय के वातावरण में 28% तक टॉरवॉल पाया गया है। हिमालय तिब्बत के पठार को तीसरे ध्रुव के रूप में जाना जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। राइट, हिमालय के वातावरण में जो है वो 28% तक टॉरवॉल पाया गया, ये बिल्कुल सही बात है। और हिमालय जो है वो तिब्बत के पठार को तीसरे ध्रुव के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हिमालयी तिब्बत का पठार जो है उसको तीसरे ध्रुव के रूप में जाना जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। हाल ही में किए गए अध्ययन में पाया गया है कि हिमालय की हवा में 28% टॉरवॉल पाए गए हैं जो प्रकाश अवशोषित करने वाले छोटे कार्बोनियस कण हैं। ठीक है, प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, उन्हें जो है वो कहा जाता है टॉरवॉल। ऐसे 28% टॉरवॉल जो है वो हिमालय की हवा में हमको देखने को मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विदेशी जीवों को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 111 के तहत जब्त किया जाता है। हेंगाबारी रिजर्व फॉरेस्ट अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 यहाँ पर सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल 1 यहाँ पर सही है। विदेशी जीवों को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 111 के तहत जब्त किया जाता है। कोई विदेशी जीव है तो उसको जो है वो सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 111 के तहत जो है वो जब्त कर लिया जाता है। याद रखेंगे इस फैक्ट को। साथ में हेंगाबारी रिजर्व फॉरेस्ट जो है गुवाहाटी में स्थित है, जिसके अंतर्गत असम राज्य चिड़ियाघर स्थित है, जिसमें हाल ही में 6 नीले मकाक और 2 कैप्चिन बंदरों को लाया गया है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा और इसकी सहायक नदियां देश के 15 राज्यों से होकर बहती हैं। ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 33% हिस्से को कवर करती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 यहाँ पर सही है, 1 और 2 यहाँ पर सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? गंगा और इसकी सहायक नदियां जो हैं वो भारत के केवल 11 राज्यों से होकर गुजरती हैं, जो कि एक फैक्ट बनता है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 26.3% हिस्से को जो है वो कवर किया जाता है। इससे ध्यान में
रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्यार्थी विज्ञान मंथन पहल 2020-21 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा शुरू की गई है। यह पहल 6 से लेकर 11वीं कक्षाओं के स्कूली छात्र हेतु शुरू की गई है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल 2 यहाँ पर सही है, 1 और 2 यहाँ पर सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल 2 यहाँ पर सही है। ठीक है, ये जो पहल है विद्यार्थी विज्ञान मंथन जो पहल है ये 6वीं से लेकर 11वीं कक्षाओं के स्कूली छात्रों के लिए शुरू की गई है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और इस पहल की शुरुआत की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जो है वो चालू की गई है। और आप सभी लोग अभी के अभी मुझे कमेंट में जो है वो आंसर करके बताइए या सर्च करके मुझे बताइए कमेंट में कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर जो है वो कौन है। अभी जाकर जरूर बताइए। साथ में इसका जो उद्देश्य है वो है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की पहचान करना। इसको आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम को 2015 में लॉन्च किया गया। इसकी नोडल एजेंसी नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आप सही उत्तर को चुनिए। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल 2 यहाँ पर सही है। ठीक है, ये जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड NSDF इसको कहा जाता है। ये इसकी नोडल एजेंसी है किसकी? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की। और ये जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है इसको 2015 में नहीं बल्कि इसको 2014 में लॉन्च किया गया था। इसको आप ध्यान रखना। और इस स्कीम का जो उद्देश्य है वो है ओलंपिक खेलों में पदक जीतने की संभावना रखने वाले एथलीटों की पहचान करना और उन्हें ओलंपिक की तैयारी के लिए समर्थन या सहायता देना। इसमें स्कॉलरशिप भी जो है वो दी जाती है एथलीट्स को, जिससे लगता है कि ओलंपिक में पदक ला सकते हैं तो उसकी तैयारी कराई जाती है। उनको जो है वो फाइनेंशियली जो है वो अच्छा भी किया जाता है जिससे कि वो तैयारी में अपना मन लगा सके। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है, इसको आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में RCEP के रूप में विश्व के सबसे बड़े मुक्त व्यापार ब्लॉक का गठन किया गया है। भारत भी इसका एक सदस्य देश है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आप सही उत्तर चुन सकते हैं। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 यहाँ पर सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल 1 यहाँ पर सही है। हाल ही में RCEP के रूप में विश्व के सबसे बड़े मुक्त व्यापार ब्लॉक का गठन किया गया। ये फैक्ट बिल्कुल सही है। और हाल ही में इंडो पैसिफिक क्षेत्र की 15 अर्थव्यवस्थाओं ने आसियान की 37वें शिखर सम्मेलन में इसका गठन किया है, जिसका भारत एक सदस्य देश नहीं है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। आसियान का जो है भारत सदस्य देश नहीं है, याद रखिएगा सभी लोग। साथ में आप मुझे कमेंट करके बताइए आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है। अर्थ ओवरशूट डे का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? WEF, वर्ल्ड बैंक, अनफाओ, UN, फाओ, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। अर्थ ओवरशूट डे का निर्धारण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा। इसको आप ध्यान रखना। प्रत्येक वर्ष 22 अगस्त को अर्थ ओवरशूट डे जो है वो मनाया जाता है, जो संसाधनों की कमी को दर्शाता है। इसको आप ध्यान में यहाँ पर रखेंगे। राइट, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? इंडियन आर्मी, रक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एयरफोर्स स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड को जो है वो दिया गया है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020। इसको आप ध्यान रखेंगे। साथ ही मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और दे दूँ। मैंने जो है वो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 जो दिए गए हैं उस पर एक बहुत शानदार वीडियो बनाया, आपको आई बटन में मिल जाएगा, या आप जो है वो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 बाय ऑल इंडिया गुरुजी लिखकर आप सर्च करोगे तो भी आपको जो है वीडियो मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो भी आपको वीडियो जो है वो दिखाई दे जाएगा। उस वीडियो को आप जरूर पढ़िएगा, वो आपके एग्जाम में उससे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में नम्मा कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग दिया गया है, जो किन राज्यों से संबंधित है? गुजरात और गोवा, कर्नाटक और केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र और कर्नाटका। हाल ही में नम्मा कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग दिया गया है, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इनको आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों राज्यों को ये जीआई टैग प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, जीआई टैग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा एक टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। यदि आप चाहते हो कि जीआई मतलब जीआई टैग का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, कोई वस्तु, कोई भी चीज़ जो है वो किसी ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में बताती है जहां उसका ओरिजिन हुआ था, उसको जीआई टैग दिया जाता है, जिससे कि ये पहचान किया सके कि पर्टिकुलर जो चीज़ है वो यहीं से निकली थी। जैसे ये चप्पल जिसका नाम है कोल्हापुरी चप्पल, तो ये 10 साल के लिए यहाँ पर दिया जाता है, इसको आप ध्यान रखना। और यदि आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जीआई टैग पर चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझसे बोल सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो जो है वो लेकर आ जाऊँगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि यदि अभी तक आप लोगों ने हमें फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया तो आप जाइए फेसबुक पर ऑल इंडिया गुरुजी लिखकर सर्च कीजिए, और इस लिंक पर भी यदि आप क्लिक करोगे तो आप उस पेज पर जो है वो चले जाएंगे। वहां पर भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम पर मैं प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो कैसा लगा सेशन आप मुझे जरूर बताइएगा। ये थे आज के सारे करंट अफेयर। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर आपको PDF और बाकी इन्फॉर्मेशन जो है मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ को और भी देखने के लिए आप जो है वो ऑल इंडिया गुरुजी चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।